हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा दीक्षित करियर पावर अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और तापमान। फिजिक्स का ये सेकंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज, ऊष्मा और तापमान। ठीक है, हिंदी में ऊष्मा एंड तापमान, इंग्लिश में कहेंगे हीट एंड टेम्परेचर। इससे जो जनरल क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आज हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हीट डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन जो है वो हमारी हीट की क्या कहती है, कॉपर ले लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हमारी हीट की क्या कहती है, यह वह ऊर्जा है जो तापमान के अंतर के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होती है। स्थानांतरित का मतलब होता है ट्रांसफर। ठीक है, तापमान क्या कहता है, दोनों की ही डेफिनेशन से हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो यह किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने की अवस्था है। अवस्था मतलब स्टेज है। यह उस वस्तु के कणों की औसत गतिज ऊर्जा का माप है। सिंपल सी बात कही है क्या, कि जो हीट है वो दो तापमान के बीच का अंतर का कारण है। ठीक है, यानी कि अगर हम ये कहें कि एक टेम्परेचर ये है और एक टेम्परेचर ये है, तो उसके बीच में जो अंतर है उसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मॉलिक्यूल हुए या कोई भी टेम्परेचर हुआ वो शिफ्ट हुआ, उसको तो हम लोगों ने क्या बोला, जो ऊर्जा शिफ्ट हुई उसको हमने क्या बोला, हीट बोला। ठीक है, एंड टेम्परेचर किसको बोला, यानी कि किसी भी वस्तु के ठंडे होने की और गर्म होने की अवस्था, वो जो है वो हमारा टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर पूछा जाए टेम्परेचर का मतलब सिर्फ गर्माहट नहीं होता, टेम्परेचर का मतलब ठंडक भी होता है। यानी कि अगर हम पूछे कि किस टेम्परेचर पर बर्फ जमती है तो फिर जीरो पे जमती है ना, तो जीरो टेम्परेचर भी क्या है, इज अ टेम्परेचर, है ना, ठंडा और गर्म दोनों ही अवस्थाओं में। अब देखो, ऊष्मा का यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने दिया और टेम्परेचर का एग्जाम्पल दिया, यूनिट दिया। तो अगर कभी भी ऊष्मा का यूनिट पूछा जाए तो आप जूल भी बता सकते हो और कैलोरी भी बता सकते हो, ऊष्मा इसमें नापी जाती है। टेम्परेचर का जब पूछा जाता है तो केल्विन बता सकते हैं, सेल्सियस बता सकते हैं एंड फ़ारेनहाइट भी बता सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी एग्जाम्पल आपको पूछा जा सकता है टेम्परेचर का, और इन दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है आपको हीट का, ऊष्मा का। अब देखो, क्वेश्चन जनरली कहां से बनता है, बात करते हैं। क्वेश्चन कहां से बनता है कि ऊष्मा स्थानांतरण के तरीके क्या हैं। तो पहला तरीका है चालन, दूसरा तरीका है संवहन, तीसरा तरीका है विकिरण, है ना, रेडिएशन इंग्लिश में, कन्वेक्शन इंग्लिश में एंड कंडक्शन इंग्लिश में। तो सबसे पहले चालन से शुरुआत करते हैं। चालन क्या है, ठीक है, देखो कंडक्शन किसे बोलते हैं कि हमेशा सॉलिड, हमेशा कहां होगा, ये सॉलिड में, और इसमें वाइब्रेशन के जरिए से एक वस्तु के मॉलिक्यूल कण दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। उस विधि को जब ऊष्मा इस तरीके से वाइब्रेशन के जरिए, कंपन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है, सॉलिड की बात कर रहे हैं, याद रखिए कि मुख्य रूप से ठोस पदार्थों में होता है, सॉलिड में होता है। तो हम कह सकते हैं ये विधि क्या कहलाती है, ये विधि कंडक्शन कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल पे आएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। कन्वेक्शन क्या है कि इसमें पदार्थ के कणों की वास्तविक गति के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण होती है, और ये ज्यादातर क्या हो रहा है, तरल और गैसेस में, यानी कि लिक्विड में एंड गैसेस में। ठीक है, ये हमारी कहां मिल रही है, कौन सी, कन्वेक्शन, ये हमारी लिक्विड में और गैसेस में मिल रही है। अगर हम रेडिएशन की बात करते हैं तो फिर से वही आ जाएगा, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, उनके रूप में ये स्थानांतरित होती हैं, ट्रांसफर होता है, और इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इवन ये निर्वात, यानी कि जहां पर हवा भी नहीं है वहां पर भी हो सकता है। ठीक है, ऊष्मा स्थानांतरण के लिए देखो ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि भाई ये वाला विकिरण के लिए क्या फॉर्मूला है स्थानांतरण के लिए, तो Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T।
ठीक है, तो यहाँ पे m का मतलब द्रव्यमान है, q का मतलब स्थानांतरित ऊष्मा है, एंड ये वाली जो c है स्मॉल c उसका मतलब है विशिष्ट ऊष्मा धारिता यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। जैसे आपको फॉर्मूला देकर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, ये फॉर्मूला मैंने आपको एग्जाम में दिया और मैंने पूछ लिया कि यहाँ पर c का मीन्स क्या है और आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि भाई बताओ c का मीन्स क्या है, और एक ऑप्शन में लिखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हिंदी में कहेंगे विशिष्ट ऊष्मा धारिता, तो आप क्या टिक करेंगे, विशिष्ट ऊष्मा धारिता टिक करेंगे। ठीक है, डेल्टा का क्या मतलब है, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन और टी का मतलब है टेम्परेचर, टेम्परेचर में परिवर्तन होता रहता है इसीलिए डेल्टा टी लिखा है वहां पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा और इसमें क्या डिनोट कर रहे हैं, कौन सी चीज क्या है वो भी याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। अब देखो एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, अभी हमने बात करी कन्वेंशन हमेशा इसमें लिक्विड में एंड गैसेस में होगा, ये वाला हमेशा सॉलिड में होगा, है ना। हमने अभी बात करी कंडक्शन जो है वो सॉलिड में होगा। तो देखो यहाँ पर तीनों चीजें एक साथ दिखाई दे रही हैं, कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन। यहां से जो वेव्स आ रही हैं वो रेडिएशन के थ्रू आ रही हैं। यहां पर हमने ये वाला जो हत्था पकड़ा है, क्योंकि देखो आग पर ये वाला जो बर्तन है वो रखा हुआ है ना, लेकिन इस बर्तन से अटैच जो है वो इसका हत्था है। ठीक है, इस बर्तन से अटैच इसका हत्था है, तो जो हत्था है वो गर्म हो रहा है एक चीज के कनेक्ट होने से, यानी ये दोनों चीजें सॉलिड है, तो यहाँ पर कंडक्शन है। यहाँ पर देखो इसमें हमने पानी बॉईल कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पानी के जो मॉलिक्यूल है वो जो नीचे जब आग लग रही है ना, यहाँ पे आग लगी है, गर्म हो रहे हैं, तो वो गर्म मॉलिक्यूल हल्के होकर ऊपर उठने लगेंगे, ऊपर चले जाएंगे, और ऊपर वाले जो ठंडे मॉलिक्यूल जो हैवी है वो नीचे आ जाएंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है वो सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते। ठीक है, तो ये हमारा कन्वेक्शन का उदाहरण है, और रेडिएशन ये जो वेव्स निकल रही है, ठीक है, ये जो हमारा रेडिएशन का एग्जाम्पल है। तो तीनों चीजें हमारे एक ही चीज में हमने समझ ली। अब देखो क्वेश्चन बनता है कि भाई बताइए गरम सूप, है ना, गरम सूप के बर्तन में अगर हमने चम्मच डाली और हमारी चम्मच भी क्या हो गई, गरम हो गई। कैसे, जब आप गर्म सूप के धातु का चम्मच छोड़ते हैं तो चम्मच का सिरा भी सूप के संपर्क में नहीं होता, वह भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। यानी कि मैं बात कर रही हूं कि जैसे हमने सूप बनाया तो गर्म ही होगा, है ना, लेकिन चम्मच तो हमने गर्म नहीं की थी, वो सिर्फ हमने क्या किया, हमने सिर्फ सूप में उसको डाला है, तो कभी कभी वह भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूप से ऊष्मा चम्मच के माध्यम से चालन द्वारा उसके दूसरे सिरे तक पहुंचती है। यानी कि चम्मच का एक सिरा, ये वाला चम्मच है जैसे, ठीक है, ये चम्मच है, तो ये वाला सिरा हमने सूप में डाला, सूप के कप में, है ना, लेकिन ये वाला सिरा भी हल्का गर्म मिलेगा। क्यों, क्योंकि सॉलिड है ये, और सॉलिड में एक किनारे से दूसरे किनारे तक ऊष्मा क्या होती है, ट्रांसफर होती है। सेम चीज उन्होंने बोली है कि भाई ये एग्जाम्पल अगर आ जाए तो कौन सी विधि डिनोट हो रही है यहां से, तो हम बताएंगे भाई संवहन या फिर चालन विधि हो रही है, यहाँ पे प्रूफ हो रही है, एंड इंग्लिश में क्या कहेंगे, कंडक्शन। ठीक है, अब गर्म रेत पर चलना सेम चीज है। धूप वाले दिन में जब रेत होती है वो ज्यादा गर्म होती है, और अब जब उस पर रेत पे चलोगे तो आपके पैरों की गर्मी रेत से आपके पैरों तक चालन के माध्यम से पहुंचती है। गर्म रेत है, गर्म रेत पर हमने पांव रखा, अपना पैर रखा, तो जो गर्म रेत था उसके जो टेम्परेचर था वो हमारे पैर में भी क्या हुआ, थोड़ा सा गया। मतलब कि किसी भी गर्म चीज पे, गर्म जमीन पे भी आप पैर रखोगे तो भी ऐसा होगा कि वो भी सॉलिड है और पैर भी सॉलिड है, जमीन भी सॉलिड है, पैर भी सॉलिड है, तो एक दूसरे से ऊष्मा क्या हो रही है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। ये किस उसका उदाहरण है, ये कहेंगे तो किस टाइप की हीट का उदाहरण है, तो आपका आंसर होगा अगेन कंडक्शन, अगेन कंडक्शन। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे मैम चालन। ठीक है, चॉकलेट का पिघलना, जब आप अपनी हथेली पे चॉकलेट का टुकड़ा रखते हैं तो आपके शरीर की गर्मी, है ना, क्या करती है, उस चॉकलेट को, गर्मी जो होती है वो चॉकलेट में स्थानांतरित, ट्रांसफर हो जाती है और वो चॉकलेट जो है वो पिघलने लगती है। तो ये भी किस चीज का उदाहरण हो जाएगा बच्चा, ये भी हो जाएगा हमारा कंडक्शन का उदाहरण। दूसरा है गर्म कॉफी का कप छूना, है ना,
कोई भी गर्म कप है जिसमें चाय है या कॉफी है, और हम अपने हाथों से उस कप को अगर टच करेंगे तो जो हमारी उंगलियां जो है, जो हाथ है, वो भी गर्म हो जाएगा, है ना। गर्म कप उठाते हैं तो आपके हाथों की तुलना में कप गर्म होता है, जिससे एक ऊष्मा आपके कप से आपके हाथों तक चालन द्वारा पहुंचती है और आपको गर्माहट का फील आता है। सेम चीज हम ये भी कह सकते हैं कि जब गर्म चाय हम पीते हैं तो हमारे जो लिप्स है वो कप पर टच होते हैं, क्योंकि कप में चाय है तो जो कप है वो उसका जो बाउंड्री होती है वो ज्यादा गर्म होती है, तो वो हमारे लिप्स पे भी थोड़ा सा क्या गर्माहट उसकी पहुंचती है। सेम उसका उदाहरण, क्योंकि लिप्स भी हमारे सॉलिड है और जो चाय का कप है वो भी सॉलिड है, तो सॉलिड टू सॉलिड क्या हो रहा है, ऊष्मा का, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। आगे देखिए, पानी का उबलना। जब आप बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो नीचे का पानी गर्म होकर हल्का हो जाता है और ऊपर उठता है, जबकि ऊपर का ठंडा पानी और भारी पानी नीचे आकर गर्म हो जाता है। इससे पानी में संवहन धाराएं बनती है। पहला हमने खत्म किया कौन सा, कंडक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं कन्वेंशन। पहला हमने खत्म किया क्या, कंडक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं कन्वेंशन। तो लिक्विड में होता है और गैसेस में होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग पानी का उबलना लेंगे। देखो अभी हमने बताया कि एक बर्तन लेना, चाय का पतीला लेना और गैस पर उसको पानी भर के रखना, ठीक है। हम लोग चाय बना रहे हैं, अभी पानी बॉईल कर रहे हैं। पानी जब हम बॉईल करेंगे तो जो नीचे के कण होंगे वो गर्म होकर क्या होंगे, हल्के हो जाएंगे और वो ऊपर उठने लगेंगे, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरे पतीले का पानी सेम लेवल का गर्म ना हो जाए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है। हिंदी में देखिए, समुद्री और स्थलीय समीर क्या होते हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछते हैं कि वो वाले जो स्टेट है जिनमें बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दी नहीं ज्यादा होती, अगर ऐसे स्टेट को हम देखें, है ना, तो वो समुद्री सीमा के आसपास ही होते हैं ऐसे स्टेट। तो समुद्री सीमा जो होती है वो किस तरीके से वहां की गर्मी को और वहां की सर्दी को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि दिन के समय जब समुद्र से जमीन जो है समुद्र से ज्यादा गर्म होती है, ठीक है। तो जिससे जमीन की जो हवा है, जमीन पर जो हवा है, क्योंकि ये जमीन है और ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है और ये हमारी जमीन है। तो दिन के समय जमीन की जो हवा है वो ज्यादा गर्म होगी, है ना। तो क्या होगी, जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ जाएगी और इसकी जगह जो समुद्र की जो ठंडी हवा जो समुद्र के आसपास की हो वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। अभी हमने पढ़ा कि क्या, जो गर्म चीज है वो हल्की हो जाती है, इसका मतलब गर्म चीज जो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और उसकी जगह ठंडे मॉलिक्यूल या ठंडी हवाएं उसकी जगह ले लेती हैं। तो सेम चीज है, जमीन जो है वो ज्यादा गर्म है, उसकी जो मॉलिक्यूल है, जो हवा है वो ऊपर उठ गई और उसकी जगह समुद्र की ठंडी हवा जमीन की ओर आ जाती है। इस घटना को समुद्री समीर कहते हैं। सेम प्रोसेस रात में भी होता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कमी होती है। क्या, कि अब रात के समय जो जमीन है वो पहले ही से ठंडी है, तो वो जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर उठेंगे ही नहीं, पहले से ठंडी है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि समुद्र की हवा जमीन की तरफ आती है, समुद्र की हवा, लेकिन क्या होता है कि जो ठंडी मॉलिक्यूल है वो वहीं पर रहते हैं, तो वो सारी चीजें मिक्सअप हो जाती हैं। उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, स्थलीय समीर कहते हैं। दिन के टाइम पे तो ऐसा हो सकता है कि वो गर्म हवा है वो ऊपर उठ जाए, उसकी जगह हम लोग ठंडी हवा ले लें, लेकिन रात के टाइम पे सिचुएशन बिल्कुल बदल जाती है, ठीक है। तो रात के टाइम पे जो सिचुएशन है, जमीन ठंडी हो जाती है, समुद्र की हवा जमीन की तरफ आती है, ठीक है। यानी समुद्र की हवा जमीन की तरफ तो आएगी, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल का ऊपर नीचे नहीं होगा। क्या होगा, इस घटना को कहेंगे स्थलीय समीर और इस घटना को कहेंगे क्या, समुद्री समीर। एक और क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है, एयर कंडीशनर और रूम हीटर का, ठीक है। तो ये भी हमारे किस प्रोसेस पर काम कर रहे हैं, ये भी हमारे संवहन के प्रोसेस पर काम कर रहे हैं। संवहन का प्रोसेस मतलब कन्वेंशन का प्रोसेस, ठीक है। क्या कैसे काम कर रहे हैं, देखो एयर कंडीशनर आपने देखा होगा हर जगह कहां पे लगाए जाते हैं। जैसे आपके कमरे में अगर एसी लगा है तो वो क्या नीचे टेबल पे रख दिया जाता है या फिर जमीन पे लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, ऊपर की तरफ। ऐसे जैसे ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे कोई कमरे की जो वॉल है तो सबसे ऊपर यहाँ पर एसी लगाया जाएगा, है ना। तो वो किस मेथोडोलॉजी पर काम करता है, वो भी सेम मेथोडोलॉजी पर काम करता है। कैसे, क्योंकि अगर आप खुद ही सोचिए कि जो कमरा ठंडा कमरा है ना, उसमें
गर्म एंड ठंडी दोनों टाइप की एयर होगी, हर कमरे में हर जगह पे होता है ना। तो वो जो एसी है वो जब ठंडी हवा फेंकेगा तो जो गर्म मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे, नीचे से ऊपर चले जाएंगे और फिर ऊपर ठंडे होंगे और फिर वो ऊपर जाके ठंडे होंगे और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी। नीचे से जैसी गरम जो एयर है उसके मॉलिक्यूल ऊपर उठेंगे, अभी हमने पढ़ा कि गरम चीज ऊपर जाती है, ठीक है, और ठंडी चीज नीचे आती है क्योंकि वो हैवी होती है। एयर की बात करें या मॉलिक्यूल की बात करें, किसी की भी बात करें, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो जमीन का या जो ऊपर की साइड, देखो अगर यहाँ एसी लगाया तो सीधा यहाँ पे आएगा, ऊपर की हवा ठंडी हुई वो नीचे आई और नीचे की हवा जो गर्म थी वो ऊपर गई। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा कमरा ठंडा ना हो जाए। एसी जो है हमारा रूम हीटर या फिर एयर कंडीशनर इसी प्रोसेस पर काम करता है। रूम हीटर का भी सेम प्रोसेस है। क्या है कि जैसे हम अगर सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमने किसी टेबल पे रूम हीटर लगा भी लिया, तो रूम हीटर के जस्ट सामने वाला जो एरिया है, जो एयर है, वो गर्म होके क्या होगी, वो नीचे बैठ जाएगी और ऊपर चली जाएगी, क्योंकि जो गर्म होती है वो ऊपर आ जाती है और जो ठंडी एयर है वो बार बार क्या करती रहेगी, एक्सचेंज होती रहेगी, है ना, ट्रांसफर होती रहेगी। तो हीटर भी इसी प्रोसेस पर काम करता है और तब तक पूरा कमरा गर्म ना हो जाए तब तक वो हीट का ट्रांसफर चलता रहेगा। तो ये दोनों चीजें हमारे इसी कंसेप्ट पर काम करते हैं, रूम हीटर एंड एयर कंडीशनर, याद रखिएगा, ठीक है, इसी प्रोसेस पर काम करते हैं। आगे देखिए, गर्म हवा के गुब्बारे, भाई देखो सेम चीज है ना, कि गर्म हवा अगर हमने उसमें भर दी किसी गुब्बारे में, तो खुद ही सोचो कि गुब्बारा जो है वो ऊपर उठने लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि जो आसपास की ठंडी हवा से जो गर्म हवा है वो कम घनी होती है, और कम घनी होती है तो हल्की होती है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई चीज कम घनी है तो वो कम वेटेड है और वो ऊपर उठेगी, और कोई चीज ज्यादा घनी और ज्यादा डेंस है तो वो भारी होगी, वो नीचे जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, इतना याद रखना है ना। आगे देखो, पृथ्वी के वायुमंडल में बड़ी मात्रा में संवहन होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा के आसपास की गर्म हवा भी ऊपर उठती है और ध्रुवों से ठंडी हवा नीचे आती है, जिससे मौसम की विभिन्न प्रणालियां बनती हैं। यानी मौसम में एक्सचेंज, यानी कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, कभी ये सब चीजें कैसे आ रही हैं, है ना, कैसे हो रही हैं। तो इसका ज्योग्राफी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है भैया, क्या कहते हैं, ज्योग्राफी। ये भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा है, ये बीच वाली लाइन भूमध्य रेखा, और ये हमारी अर्थ है ना। तो ये जो 0 डिग्री पर है ये हमारी इक्वेटर है, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इससे जस्ट ऊपर एक और रेखा होती है, इससे जस्ट नीचे एक और रेखा होती है, फिर यहाँ पर बीच में बिल्कुल यहाँ पर पोल्स होते हैं, ठीक है। पोल को हिंदी में क्या कहते हैं, पोल को हिंदी में कहते हैं ध्रुव। अच्छा, पोल को हिंदी में कहते हैं ध्रुव, ठीक है। तो यही दोनों चीजों की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, दोनों ही ध्रुव हैं, बस डायरेक्शन का फर्क है। डायरेक्शन कैसे, यहाँ पे अगर ईस्ट है तो ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है, बस इतना फर्क है, ठीक है। ये भी हम दोबारा बना देते हैं भाई, येलो से नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। इक्वेटर अब दिख रहा है, ठीक है। इक्वेटर हिंदी में कहेंगे भूमध्य रेखा। सेम यही पॉइंट लिखा है मैंने कि भूमध्य रेखा के आसपास की गर्म हवा, इसके आसपास की गर्म हवा जो है यहाँ की, वो क्या होती है, अचानक से ऊपर उठ जाती है, ठीक है। और जब ऊपर उठती है तो क्या होगा, ध्रुवों पर जो होता है वो बर्फ जमी रहती है, यानी सबसे ठंडा इलाका ध्रुव ही माने जाते हैं, है ना। यहाँ पे पूरे टाइम पे बर्फ जमी रहती है ध्रुवों पर। तो कह रहे हैं ध्रुवों से जो ठंडी हवा आती है वो नीचे बैठ जाती है, गर्म हवा ऊपर उठ गई, ठंडी हवा नीचे आ गई। तो जब गर्म हवा वहां पर थी इक्वेटर पर, तब गर्मी का मौसम था, और जब ठंडी हवा आ गई तो सर्दी का मौसम हो गया। तो ये सिचुएशन जो है वो पूरी साल तक चलती रहती है। सन जो है उसके आसपास जब रेवोल्यूशन की प्रोसेस होती है, हमने शायद पिछले लेक्चर में भी बात करी थी, याद करिए, जब हमने घूर्णन और रोटेशन वाला पॉइंट पढ़ा था। तो सेम चीज है, जो हमारे जब पूरे टाइम की बात करते हैं कि जब पूरा रेवोल्यूशन होता है पृथ्वी का, तो मौसम चेंजेस होते हैं, और मौसम चेंजेस का एक ये कारण भी हो सकता है। देखो यहाँ पे समान रूप से सर्कुलेट करते हैं, सॉरी यहाँ पर, कि पास की हवा ऊपर उठ जाती है और मौसम की विभिन्न प्रणालियां बनती जाती हैं, ठीक है। संवहन ओवन, अब देखो ओवन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओवन को समझो भाई, ओवन की बात कर रहे हैं। देखो हाँ, पारंपरिक ओवन की तुलना में संवहन ओवन में
लगे पंखे हवा को समान रूप से सर्कुलेट करते हैं, हवा को सर्कुलेट करते हैं, जिससे खाना अधिक समान रूप से और जल्दी पकता है। देखो, अगर जो टेम्परेचर है वो पूरी जगह पर समान होगा, यानी कि उसमें जो पंखे लगे हैं ये वो क्या कर रहे हैं, समान रूप से हवा को सर्कुलेट करते रहते हैं, तो जिससे क्या होता है कि जो खाना है वो काफी टाइम तक सुरक्षित रहता है और जल्दी पक जाता है। ठीक है, आप ये बता सकते हैं ओवन का स्टोरी। आगे देखिए, अगर हम थोड़ा सा प्राकृतिक रेडिएशन की अगर हम जब बात कर रहे हैं, ये तीसरा हमारा प्रोसेस चल रहा है जिसे रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कहेंगे विकिरण, हिंदी में क्या कहेंगे, विकिरण। तो हमने 3 विधियां पढ़ी किसकी, ऊष्मा संचालन की। कौन कौन सी, पहली पढ़ी हमने चालन, कंडक्शन, दूसरी पढ़ी हमने हिंदी में संवहन और इंग्लिश में कन्वेक्शन, एंड तीसरी पढ़ी हमने रेडिएशन, हिंदी में विकिरण। रेडिएशन हिंदी में क्या कहेंगे, विकिरण। ठीक है, तो कुछ विकिरण के यहाँ पे एग्जाम्पल और है जिनसे हमेशा क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सूर्य से पूछा है कि सूर्य से हमें गर्मी महसूस होती है, अविरक्त विकिरण, है ना, और देखने के लिए प्रकाश मिलता है, दृश्य प्रकाश। ठीक है, सूर्य भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि सूर्य भी अल्ट्रा वायलेट किरणें हमारी बॉडी पर, हमारी जो यहाँ पर पृथ्वी पर जो चीजें हैं उनमें आती हैं सूर्य से। ठीक है, तो ये भी इसका सूर्य भी एग्जाम्पल है रेडिएशन का। मिट्टी और चट्टानें, कुछ निर्माण सामग्री जैसे मिट्टी की ईंटें, ग्रेनाइट प्राकृतिक रूप से रेडियोधर्मी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी रेडियो एक्टिव से इसका कॉन्सेप्ट है। रेडॉन गैस, मिट्टी में मौजूद रेडियोधर्मी तत्व रेडॉन गैस का उत्पादन करते हैं जो कि हवा में पाई जाती है। ठीक है, ब्रह्मांडीय किरणें बाहरी अंतरिक्ष से आती हैं, ऊंचाई बढ़ने के साथ इनका प्रभाव भी बढ़ जाता है, जैसे हवाई जहाज की यात्रा करने पर। ब्रह्मांडीय किरणों की अगर हम बात करें तो जो हवाई जहाज में जो लोग यात्रा कर चुके हैं उनमें ये किरणें जो थी वो देखने को मिलती है, यानी कि हवाई जहाज पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर ही ये दिखाई देती हैं, वैसे ये दिखाई नहीं देती। ठीक है, आगे देखिए, और कुछ तकनीकी और मानव निर्मित उदाहरण हो सकते हैं रेडिएशन के। तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और मानव निर्मित मतलब कैसे, मानव के द्वारा बनाए हुए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले माइक्रोवेव ओवन। अभी हमने क्या बात करी थी, ओवन की करी थी कि भोजन को गर्म रखने के लिए माइक्रोवेव विकिरण द्वारा प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग कई बारी केक बनाते हैं, हम लोग कई बारी पिज्जा घर पे बनाते हैं, तो माइक्रोवेव होता है ना, उसमें भी रेडिएशन के थ्रू ही खाना पक रहा है, उसमें कोई आग नहीं है, है ना, रेडिएशन के थ्रू, किरणों के थ्रू ही खाना पक रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है किसका, विकिरण का, रेडिएशन का। वाईफाई राउटर, वाईफाई राउटर में कोई भी एक ऐसा वायर नहीं है जिससे कनेक्टिविटी हो सके। ठीक है, वो भी रेडिएशन के थ्रू ही इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल भाई, विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। मोबाइल फोन, है ना, पहले रिसीवर वाले फोन जब आते थे तो वो कनेक्टिविटी उनमें एक पतली सी वायर होती थी, पर जो फोन है, मोबाइल फोन, ये भी रेडिएशन के प्रोसेस पर ही काम करते हैं, इनमें कोई भी वायर नहीं होता। ठीक है, रेडियो एंड टीवी, रेडियो एंड टीवी भी सेम चीज है ना, ये संचार संकेतों को प्रसारित करने के लिए विकिरण का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा पूछा जाए आपको कि मोबाइल फोन, रेडियो, टीवी, एक्सरे मशीन, वाईफाई, माइक्रोवेव ओवन किस कंसेप्ट पर काम करते हैं, सिंपल सा आंसर होगा कि मैम विकिरण के कंसेप्ट पर काम करते हैं, रेडिएशन के कंसेप्ट पे काम करते हैं। ठीक है, एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीनों में भी कुछ नहीं होता, सिर्फ आपकी बॉडी पर अल्ट्रा जो रेज होती हैं वो पड़ती हैं, और आपकी बॉडी के शरीर के, आपके शरीर के अंदर की हड्डियों में चोट का लगना और किसी बीमारी को देखने के लिए, या हड्डी टूटी है या नहीं, है ना, इन सब चीजों के लिए एक्सरे की मशीन का प्रयोग किया जाता है। देखिए कुछ थोड़े से और, है ना, एक्सरे एंड सिटी स्कैन। सिटी स्कैन आंतरिक समस्याओं का पता लगाने के लिए, फ्रैक्चर के लिए, है ना, एक्सरे भी फ्रैक्चर के लिए, हड्डियों के ट्यूमर के लिए, इन सब चीजों के लिए, समस्याओं के लिए। रेडियोथेरेपी क्या है, कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए, ट्यूमर को सिकोड़ने के लिए रेडियोथेरेपी की जाती है, विकिरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो, रेडियोधर्मी आयोडीन, थायराइड कैंसर के इलाज के लिए सबसे पहले आया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आ चुका है, आया हुआ क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी आयोडीन, है ना,
इस विकिरण का उपयोग, इस मशीन का उपयोग किस इलाज के लिए किया जाता है? तो आप बताएंगे थायराइड कैंसर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये किस कंसेप्ट पर काम करता है, तो फिर आपका आंसर होगा कि मैम ये किस पर, रेडिएशन के कंसेप्ट पर काम करता है। ठीक है, अब टेम्परेचर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर में यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है वो इन्हीं चीजों से बनता है कि भाई कितने पैमाने हो सकते हैं, है ना। तो पहला बोल रहे हैं सेल्सियस, दूसरा बोल रहे हैं फ़ारेनहाइट, तीसरा बोल रहे हैं केल्विन। ठीक है, तो सेल्सियस, इस पैमाने पर पानी 0 डिग्री सी पर जमता है और 100 डिग्री पर उबलता है। दुनिया भर में ये जो है वो व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें तो 32 डिग्री एफ पर, है ना, जो वैल्यू डिग्री सी में किसकी है, जो वैल्यू डिग्री सी में 0 की है, वही हमारी 0 एफ में 32 की है। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि बच्चा कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर बर्फ जमती है, डिग्री सी नहीं पूछा है, डिग्री एफ पूछा है, तो आपका आंसर होगा कि मैम 32 डिग्री एफ पर बर्फ जमेगी, है ना, 32 डिग्री एफ पर बर्फ जमेगी। और अगर ये पूछा जाए कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जमेगी, तो आपका आंसर होगा कि मैम 0 डिग्री सी पर बर्फ जमेगी, है ना। सेम चीज आपको पूछ ली जाए केल्विन पैमाने पर, तो देखो इस पैमाने पर पानी जो है वो इस पर 2 डिग्री के की बात कर रहे हैं, ठीक है, 273.15 के पर जमता है ना। जैसे इसमें बदलाव आया है, हर स्केल पर बदलाव आया है, वैसे ही उबलने वाले प्रोसीजर में भी बदलाव आता है। कैसे बदलाव आता है कि अगर हम बात करें डिग्री सी की तो 100 पर पानी उबल रहा है, अगर हम बात करें डिग्री एफ की तो 212 पर पानी उबल रहा है, और अगर हम बात करते हैं किसकी, केल्विन पैमाने की, तो हमारा 373.15 या 15 पर पानी उबल रहा है। 373.15 के पर पानी बॉईल हो रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि तीनों हमारी जो स्केल हैं वो अलग अलग वेरिएशन के साथ हमारे अपनी अपनी एक वैल्यू फिक्स करती हैं कि इस वैल्यू पर ये होगा और इस वैल्यू पर ये होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझिए, जो वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री सी की है वही वैल्यू यहाँ पे 32 डिग्री एफ की है, और वही वैल्यू यहाँ पे 273 के की है, केल्विन। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे डिग्री सी की वैल्यू है, फ़ारेनहाइट है और केल्विन है। समझ गए। तो इस तरीके से लास्ट में अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हमारी 100 है, 212 है और 373 है ना। एग्जैक्ट वैल्यू 373.15 होता है। अब देखो थर्मामीटर के प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है, कितने प्रकार से थर्मामीटर होते हैं। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन अभी जस्ट आया हुआ है, उसकी भी बात करेंगे, पहले यहाँ की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब देखो पहला कह रहे हैं डिजिटल थर्मामीटर। यह सबसे आम प्रकार का थर्मामीटर है जो कि डिजिटल डिस्प्ले पर तापमान को बताता है। डिजिटल डिस्प्ले आती है, उस पर दिख जाएगा कि भाई इतना इतना टेम्परेचर है। पारा है ना, बहुत पुराने टाइम पे कांच का थर्मामीटर आता था जिसको जीभ के नीचे डॉक्टर्स लगाते थे, हालांकि अभी भी मिलता है देखने में, है ना, लेकिन ज्यादातर डिजिटल ज्यादा मिलता है कि एक छोटा सा पतला सा एक स्विच है, बिल्कुल हल्की सी बटन है, उसको प्रेस किया एंड थोड़ा सा काउंट किया 1 मिनट तक और फिर वो टेम्परेचर आपका बता देता है। इसमें क्या होता था कि 1 मिनट तक आपने रखा जीभ के नीचे एंड देन उसके बाद निकाला, फिर उसको पारे को, मरकरी को चेक किया कि कहां तक हमारा वो पहुंचा है, उसके हिसाब से हमने चेक किया। इसमें पारे का यूज होता था। लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर, इसमें भी ऊष्मा संवेदी लिक्विड क्रिस्टल होते थे जिसको तापमान में रंग बदलते हुए देखा जाता था। रंग अगर बदल गया तो इतने डिग्री होगा, इतने डिग्री होगा, ऐसे। इंफ्रारेड थर्मामीटर, दूर से तापमान मापने के लिए बस रेडिएशन के थ्रू, है ना, कि इंफ्रारेड रेज गई और बस उसने बता दिया कि भैया इतना इतना टेम्परेचर है ना। बाई मेटेलिक थर्मामीटर उद्योगों में उपयोग किया जाता है, जहां 2 अलग अलग धातुओं की स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है जो गर्म होने पर मुड़ती हैं और तापमान दर्शाती हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े उद्योगों में इसका यूज किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है, आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना, पायरो थर्मामीटर, है ना, आया हुआ क्वेश्चन है ये, पायरो थर्मामीटर, पायरोमीटर थर्मामीटर या पायरोमीटर
थर्मामीटर, कुछ भी मान लो, पायरोमीटर मान लो, है ना, पायरोमीटर भी इसी को कहते हैं, पायरोमीटर है ये थर्मामीटर ही। बस क्वेश्चन क्या है ये समझाने की मैं कोशिश कर रही हूं आपको। पूछता है कि भाई इसका क्या उपयोग है, कहां पे देखने को मिलता है, कहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप याद रखेंगे जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होती हैं उनकी भट्टियों में इसको यूज किया जाता है, भट्टी का टेम्परेचर नापने के लिए। भट्टी समझते हैं ना सब लोग, जैसे बहुत बड़ी कोई कांच की फैक्ट्री है तो कांच का जो आकार बदलेंगे वो हम लोग टेम्परेचर के थ्रू तो बदलेंगे। तो बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं, जैसे बर्तन बनाने के भी लिए भी एल्यूमिनियम को गर्म करते हैं और फिर उसका आकार चेंज करते हैं, वैसे कांच को भी चेंज करते हैं। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी हमारी भट्टियां होती हैं, उनके अंदर का टेम्परेचर कितना है इस चीज को नापने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं पायरोमीटर को, ये पायरोथर्मामीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, दिमाग में सेट कर लीजिएगा, है ना। वैसे तो भाई क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, लेकिन जो आए हुए क्वेश्चन है अगर वो भी आप नहीं अपने दिमाग में बिठा सकते हैं कि ये भाई इस टाइम पे ये पूछा गया है, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, बन तो कहीं से भी सकते हैं क्वेश्चन, उसका कोई भी लिमिट नहीं है। तो ये हमारा था हीट एंड टेम्परेचर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।